नेक्स्ट टॉपिक है एल सी परिपथ में वैद्युत दोलन। माने ये एल प्रेरकत्व की एक कुंडली और सी धारिता का एक संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं और ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो एल प्रेरकत्व की कुंडली एवं सी धारिता का संधारित्र एक बैटरी के साथ है इस चित्र में। तो चित्र एक के अनुसार, इस चित्र के अनुसार जब स्विच है, ऐसे स्विच का संबंध ए से कर देंगे, फिर स्विच का संबंध बी से कर देंगे। तो जब स्विच एस का संबंध ए से करते हैं तो संधारित्र आवेशित होने लगता है। इस तरह से संधारित्र आवेशित होने लगता है। देखिए ध्यान से, करंट धन से धन इलेक्ट्रॉन क्यों बहती है, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में जाएंगे। तो इस पर इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर से बाहर जाएंगे। तो माने इधर इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये प्लेट ऋण आवेशित हो जाएगी और ये प्लेट धनावेशित होना शुरू हो जाएगी। इस चित्र में देखो, ये प्लेट ऋण आवेशित होना शुरू हो जाएगी और ये प्लेट धनावेशित होना शुरू हो जाएगी। चित्र पर समझ में आया होगा आपके। तो जब एस को ए से कॉन्टैक्ट कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं, ऐसे स्विच को ए से जोड़ देते हैं, तो संधारित्र सी चित्र एक के अनुसार आवेशित होने लगता है। देखो चित्र एक के अनुसार जब स्विच एस का संबंध ए से कर देते हैं तो संधारित्र सी आवेशित होने लगता है। चित्र एक में, इस चित्र चलो चाहे ना ऊपर लिख दिया है, चित्र एक में ऊपर लिख ही दिया है चित्र एक के अनुसार, तो लिखने की जरूरत नहीं है। जब सी पूर्णतः आवेशित हो जाता है, ये संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो इसमें धारा बहने लगती है, इसमें धारा बहना बंद हो जाती है। मैंने आपको किरचॉफ के नियम में कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे, स्थायी अवस्था में कुछ समझाए थे। तो स्थायी अवस्था का मतलब यही होता है कि जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाए, तो जैसे ही संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो फिर उसमें धारा का बहना बंद हो जाता है। तो जब पूर्णतः आवेशित हो जाएगा, जैसे अभी इस चित्र को हम कह सकते हैं पूर्णतः आवेशित हो गया तो धारा का बहना बंद हो जाएगा। यदि अधिकतम संचित आवेश Q0 है और धारिता C है तो संचित वैद्युत ऊर्जा UE बराबर 1/2 Q0² होगी। इसके अनुसार जब स्विच S का संबंध B से कर देंगे तो संधारित्र इसमें निरावेशित होने लगेगा। संधारित्र इसमें निरावेशित होने लगेगा। इस तरह से संधारित्र निरावेशित होने लगेगा। और यदि अधिकतम धारा I0 है, ये चित्र 3 में अधिकतम धारा I0 है, प्रेरकत्व L है, तो संचित चुंबकीय ऊर्जा मैग्नेटिक एनर्जी UM बराबर होगा 1/2 LI0²। परंतु जो धारा है, वैद्युत धारा है, ये तुरंत शून्य नहीं होती। जैसे हम कहीं संधारित्र पूर्णतः आवेशित, पूर्णतः डिस्चार्ज हो गया तो ये धारा तुरंत शून्य नहीं होती। क्यों नहीं होती शून्य? क्योंकि लेंज के नियम के अनुसार जब इसमें धारा अधिकतम होती है तो धारा घटना शुरू हो जाती है। तो लेंज के नियम के अनुसार उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा सदा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धारा इसके घटने का विरोध करती है, तो कुछ क्षण उसी दिशा में बहती है। और जब कुछ क्षण उसी दिशा में बहती है तो अब संधारित्र विपरीत दिशा में निरावेशित हो जाता है। देखो ऐसे बहेगी तो अब कुछ क्षण इसी दिशा में बहेगी, कुछ क्षण। तो अब देखो जब करंट ऐसे बहेगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जाएंगे तो इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और इस प्लेट पर कमी होगी, ये होगी। तो जब संधारित्र पूर्णतः चार्ज हो जाएगा तो अधिकतम आवेश Q0 हो जाएगा, तो वैद्युत ऊर्जा UE बराबर होगी 1/2 Q0²/C। फिर जो है धारा इस तरह से, फिर धारा इस ऐसे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी, इस तरह से बहेगी।
तो फिर चुंबकीय ऊर्जा 1/2 Li0² होगी। इस प्रकार हम आदर्श स्थिति में देखते हैं कि वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में और चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में निरंतर बदलती रहती है। इसे एलसी परिपथ के वैद्युत दोलन कहते हैं। यही मैंने इसमें लिखा है, ध्यान से देखो एक बार। जब चित्र 1 के अनुसार जब स्विच एस का संबंध ऐसे कर देते हैं तो संधारित्र सी आवेशित होने लगता है। जब सी माने संधारित्र सी पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो उस परिपथ में धारा बहना बंद हो जाती है। यदि अधिकतम संचित आवेश Q0 है तो संचित वैद्युत ऊर्जा UE बराबर 1/2 Q0² C होगी। संचित वैद्युत ऊर्जा UE बराबर 1/2 Q0² होगी चित्र 2 में। और फिर स्विच जैसे ही स्विच एस का संबंध बी से कर देते हैं तो संधारित्र ये संधारित्र एल प्रेरकत्व की कुंडली से निरावेशित होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है। जब संधारित्र सी पूर्णतः निरावेशित हो जाता है और अधिकतम धारा I0 होती है चित्र 3 में, तो अधिकतम संचित चुंबकीय ऊर्जा 1/UN बराबर 1/2 Li0² होगी। परंतु वैद्युत धारा तुरंत शून्य नहीं होती, बल्कि कुछ क्षण इसी दिशा में घटती रहती है। घटती है, कुछ क्षण घटती हुई बहती है, कुछ क्षण इसी दिशा में घटती हुई बहती है। ऐसे बहती है, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में जाएंगे, ऐसे जाएगा, तो ये ऋण ये धन, जिससे अब संधारित्र विपरीत दिशा में आवेशित हो जाता है। देखो इसके विपरीत दिशा में आवेशित हो जाता है। इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा, देखो ये लिखा होगा मैंने चित्र 3 में, तो अधिकतम संचित चुंबकीय ऊर्जा 1/2 Li0² होगी, परंतु वैद्युत धारा तुरंत शून्य नहीं होती, बल्कि कुछ क्षण उसी दिशा में घटती हुई बहती है, जिससे अब संधारित्र सी विपरीत दिशा में आवेशित हो जाता है। ये देखिए, ये विपरीत दिशा में आवेशित हो जाता है चित्र 4 में। ये चित्र 4 में इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में और एवं चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में निरंतर बदलती रहती है। ये वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में निरंतर बदलती रहती है। इसे एलसी परिपथ के दोलन कहते हैं। अर्थात वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में लगातार बदलती रहती है आदर्श स्थिति। अनुनाद की अवस्था में जैसे एलसी परिपथ के वैद्युत दोलन है, तो अनुनाद की अवस्था में अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र कैसे निकालते हैं, कल परसों पर समझाया था, उसी तरह से भी निकालना है। अनुनाद की अवस्था में जो XL माने प्रेरण प्रतिघात और XC धारतीय प्रतिघात दोनों बराबर होते हैं, तो ओमेगा R इंटू एल, वैसे तो ओमेगा एल होता है, ओमेगा R का मतलब रेजोनेंशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा R इंटू एल बराबर 1/ओमेगा R इंटू C। ओमेगा R बराबर 2πfr होता है, 2πfr इंटू एल बराबर 1/2πfr इंटू C। fr इधर आएगा तो fr का fr² हो जाएगा, 2πl इधर आ जाएगा तो 4π²LC, fr² बराबर 1/4π²LC। तो अनुनादी आवृत्ति fr बराबर 1/2π√LC या 1/2π√1/LC है होगी। तो अभी इसके बाद थोड़ा और समझाऊंगा। जो अभी आपने पढ़ा ये एल प्रेरकत्व की कुंडली पढ़ी है, जिसका आदर्श स्थिति में प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श स्थिति में कुंडली का प्रतिरोध शून्य होता है, परंतु कितनी भी मोटी कुंडली क्यों ना हो, कुछ ना कुछ प्रतिरोध उसमें अवश्य होता है। और जब प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध में धारा बहती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो जिससे जो ऊर्जा है निरंतर ऊष्मा के रूप में नष्ट होती रहती है। इस घटना को अवमंदन कहते हैं और बहने वाली धारा को अवमंदित दोलनी धारा कहते हैं। प्रतिरोध है तो धारा घटती चली जाएगी, तो धारा का आयाम भी घटता चला जाएगा। देखिए यही मैंने लिखा है, आदर्श स्थिति में कुंडली का प्रतिरोध शून्य माना है, शून्य होता है, शून्य माना गया है, परंतु व्यवहार में कुंडली का कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है, जिससे ऊर्जा चुंबकीय, जिससे ऊर्जा ऊष्मीय
ऊर्जा के रूप में बदलने लगती है। प्रत्येक चक्र में ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में बदलने लगती है और धारा का आयाम I0 घटकर अंत में शून्य हो जाता है। देखो ये I0 है, ये ऐसे घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, अंत में शून्य हो जाएगा। यदि ये थोड़ा और समझ में आए तो टी को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। अंत में घटकर शून्य हो जाता है, ये अंत में घटकर शून्य हो जाता है, घटकर शून्य हो जाता है। इस घटना को अवमंदन कहते हैं, डैम्पिंग कहते हैं, तथा बहने वाली धारा को अवमंदित दोलनी धारा कहते हैं। ये देखिए, ये धारा निरंतर घटती चली जाती है और अंत में शून्य हो जाता है। इस घटना को अवमंदन कहते हैं और बहने वाली धारा को अवमंदित दोलनी धारा कहते हैं। तो ये थे एलसी परिपथ में दोलन। कभी ना कभी परीक्षा में ये कभी कभार आते हैं। देखिए, यह है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो, एसी डायनामो। डायनामो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। ध्यान रखिए, चाहे मोटरसाइकिल हो, बस ट्रेन जितनी भी हो, करंट से स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये है कि वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, कुंडली उंडली घूमती है, फिर आगे व्यवस्था होती है। और ये मोटर है तो इसको घुमाते हैं तब बिजली पैदा होती है। तो घुमाते हैं का मतलब कार्य करते हैं, कार्य करते हैं का मतलब यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो इसमें यांत्रिक मतलब ये जो सिस्टम है डायनामो, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब इसके निम्न भाग हैं, जरा ध्यान से देखो। यह क्षेत्र चुंबक NS बनाने का तरीका, क्षेत्र चुंबक। यदि हमें कम पावर का जनरेटर बनाना है, जो हमारे घरों में जनरेटर आते हैं, कोई वो है ही, यदि हमें कम पावर का जनरेटर बनाना है तो हम स्थायी चुंबक, इन चुंबक की जगह हम स्थायी चुंबक प्रयोग करते हैं। और जब यदि अधिक शक्ति का, अधिक पावर का जनरेटर बनाना है, जैसे हम घरों में मंगाते हैं, वो ज़्यादा पावर का होता है, तो उसके लिए हम विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। इस चुंबक की जगह विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे घरों में बाहर से जनरेटर आते हैं, उसमें जो चुंबक है वो विद्युत चुंबक होती है। और यदि हम 2-4 वोल्ट प्रयोग करने के लिए दिखाएं, 1-2 वोल्ट का घर में बनाएं, तो उसके लिए हम स्थायी चुंबक यूज कर सकते हैं। तो क्षेत्र चुंबक समझ गया, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जिसके कारण जो टाउ बराबर NIAB अधिकतम हुआ सदैव। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के 2 क्षेत्र चुंबक होता है। कम पावर के लिए स्थायी चुंबक आप जानते हो स्टील या फौलाद के होते हैं। और यदि ज़्यादा पावर का जनरेटर बनाना है तो उसके लिए हम विद्युत चुंबक प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आर्मेचर। ये है आर्मेचर। इसमें नरम लोहे के ड्रम या बलय, ये जो आर्मेचर है ये नरम लोहे के ड्रम या बलय के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटकर कुंडली बनाते हैं। इसको नरम लोहे के ड्रम या बलय रिंग के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट करके कुंडली बनाते हैं। अब नरम लोहे का ऊपर क्यों बनाते हैं? नरम लोहे की आपेक्षिक चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है, तो इससे जो गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो सबसे अधिक बढ़ जाता है, कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए बनाते हैं। अब ड्रम या बलय क्यों बनाते हैं? नरम लोहे का बनाने का कारण तो ये हो गया कि इससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। ड्रम या बलय का इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह उपकरण को साधे रखता है, बैलेंस किए रखता है, साधने में ज़्यादा अच्छा है, ये टेक्नीशियनों ने देखा है। तो इसीलिए नरम ड्रम या बलय का बनाते हैं। यही लिखा है, ये कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाता है, यह उपकरण को साधे रखता है। इसके बाद 2 सर्पी बलय हैं, R1 R2, कुंड ऐसे गिलास जैसे। देखो यहाँ से इनका संबंध कुंडली से होता है, आर्मेचर की कुंडली से होता है। देखो
ये देखो ऊपर वाले से जुड़ा है, ये इसके अंदर से होता हुआ तार नीचे वाले से जुड़ा है। तो दो ये सर्पी बल है, इनको कहते हैं सर्पी बल है, R1 R2, जो गिलास जैसे होते हैं, पर गिलास नीचे पतला होता है, ये पतला नहीं होते, एक जैसे होते हैं। माने इसको कहते हैं खोखला बेलन जैसे। तो खोखला बेलन ज्यादा अच्छा है, तो खोखले बेलन जैसे दो सर्पी बल होते हैं। ये है एसी डायनामो का। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा डीसी डायनामो, दिष्ट धारा डायनामो। दिष्ट धारा डायनामो के लिए ये सर्पी बलय ना होकर के विभक्त बलय होती है, आधे आधे टुकड़े जैसे विभक्त बलय होते हैं। बस यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है रचना में। तो सर्पी बलय होते हैं एसी के जनरेटर में, और विभक्त बलय होते हैं डीसी के जनरेटर में। तो ये हमें एसी का जनरेटर समझाना है, तो इसमें दो सर्पी बलय R1 R2 होती है। सर्पी बलय में दो ब्रुश B1 व B2 होते हैं। B1 B2 दो ब्रुश हैं, B1 B2 दो ब्रुश हैं, धातु के होते हैं। ये सदैव सर्पी बलय को, जैसे ये घूमता है ऐसी, सर्पी बलय घूमता है, ये धुरी है, इस धुरी को ऐसे घुमाते हैं तो सर्पी बलय घूमता है, और ब्रुश जो है वो इसको सदैव स्पर्श करते, जैसे ऐसे घूमेगा तो ब्रुश सदैव ऐसे स्पर्श करते रहेंगे। तो B1 B2 दो ब्रुश होते हैं जो सदैव सर्पी बलय को स्पर्श करते रहते हैं। यही लिखा है ब्रुश। B1 B2 दो ब्रुश हैं जो धातु के ब्रुश होते हैं, जो सदैव सर्पी बलय को स्पर्श कर, दो धातु के ब्रुश, दो धातु ब्रुश होते हैं जो सदैव सर्पी बलय को स्पर्श करते रहते हैं। B1 B2 का संबंध लोड प्रतिरोध RL से होता है, जिसके सिरे पर निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राप्त करते हैं। ये निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ये हम प्राप्त करते हैं, जिसके सिरे पर निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो अब ये है इसकी रचना। अब कार्यविधि में थोड़ा समझाता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट बोर्ड में लिख करके और समझाऊंगा। समझो जरा ध्यान से। जब हम इसको वामावर्त घुमाते हैं, वामावर्त का मतलब बायां तरफ, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो AB ऊपर की ओर होता है और CD नीचे की ओर होता है। AB ऊपर और CD नीचे की ओर होगा तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग करेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ये बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो माध्यिका है, बीच की उंगली है, ये प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसको देखो, चुंबकीय क्षेत्र N से S है, इसको AB ऊपर की ओर उठा, ऐसे उठा तो धारा ऐसे बहेगी, इस तरह जैसे चित्र, जैसे मेरी उंगली है इसी दिशा में धारा बहेगी, तो धारा A से B की ओर जाएगी। तो ध्यान से देखो, A B C D, D से देखो ये केवल सर्पी बलय तक कांटेक्ट है, तो इससे फिर देखो ये ब्रुश से होकर के, धातु के ब्रुश से, लोड प्रतिरोध से होकर के, ये देखो इससे होकर, फिर ये सर्पी बलय है, देखो सर्पी बलय कांटेक्ट यहाँ है, फिर यहाँ से होकर के ऐसे ही बहती जाती है। तो मैं एक तीन निशान और बना देता हूँ जिससे समझने में सुविधा हो जाए। ये तो इस तरह से ये विद्युत धारा बहती जाती है, और इसको नेक्स्ट टॉपिक में और समझाता हूँ अच्छी तरह से। देखो बच्चों, यदि ये कुंडली T समय में कुंडली थीटा कोण से घूमती है, तो कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA cos थीटा। इस चित्र में शायद मैंने ओमेगा लिखा हो, ना लिखा हो तो आप लिख लीजिएगा ओमेगा ऐसे। तो फाई बराबर BA cos ओमेगा T, थीटा की जगह ओमेगा T रखते हैं। फ्लक्स परिवर्तन की दर d फाई बटे dt BA cos ओमेगा T। इसका जो हम अवकलन करेंगे तो cos ओमेगा T का हो जाएगा माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा T। BA जो का बाहर निकालेंगे तो माइनस BA ओमेगा साइन ओमेगा T, समीकरण नंबर 1। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस n इंटू डी फाई बटे dt होता है। डी फाई बटे dt का मान समीकरण 1 से रख देंगे, तो ये माइनस है और ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें n का और गुणा हो जाएगा। E बराबर n BA ओमेगा साइन ओमेगा T, समीकरण नंबर 2। ये मैंने प्रत्यावर्ती धारा में स्पष्ट समझाया था पहले स्टार्टिंग में।
और इसमें भी लिखना चाहिए। तो जब ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का मान अधिकतम होता है, 1 होता है, तो अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल E0 बराबर हो जाएगा NBA ओमेगा साइन 90। साइन 90 का मान 1, तो E0 बराबर NBA ओमेगा। समीकरण 2 से NBA ओमेगा की जगह E0 रख दें, तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको समझाता चला आ रहा हूँ कि 0, 90, 180, 270, 360 एक चक्कर कहलाता है 0 से 360। तो ऐसी ओमेगा टी, जो थीटा बराबर ओमेगा टी है, इसको थोड़ा और लिख लेते हैं। ये है थीटा बराबर ओमेगा टी, और इसके बीच में ग्राफ खींचे तो 0, देखो साइन 0 का मान 0, 0 का बराबर 0 आ जाएगा। फिर ओमेगा टी 90, साइन 90 का मान 1 का E0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा। 180, साइन 180 का मान 0 होता है, 0 का E0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा। फिर 270 रखोगे तो साइन 270 का मान ऋण 1 होता है, तो ऋण 1 का E0 में गुणा करोगे माइनस E0। फिर 360 माने वही 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 90 पर प्लस E0 और 270 पर माइनस E0। देखो ये माइनस E0। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और ओमेगा टी के बीच में ग्राफ खींचते हैं, मुक्त हस्त मिला देते हैं। तो हम देखते हैं पहले आधे चक्र में धनात्मक दिशा में बढ़ता है, 0 होता है। दूसरे आधे चक्र में ऋणात्मक दिशा में बढ़ता है, फिर 0 हो जाता है, फिर बढ़ता है। तो इस प्रकार यह प्रत्यावर्ती रूप से बदलता रहता है। कौन? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस प्रकार यह प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती रूप से बदलता है। इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को जो प्रत्यावर्ती रूप से बदलता है, इसी को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं जो लोड प्रतिरोध के सिरों पर प्राप्त होता है। चित्र 2 में तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर E0 साइन ओमेगा टी, या E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, 90 साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से हम, ये है डायनामो पढ़ा दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपको फिर पढ़ाएंगे।